जोरदार तालियां हो जाए संतोष सर के लिए और गायत्री मैम यहाँ पर है, गायत्री मैम के लिए। और एक बहुत बड़ा दिल से थैंक्स पीसी डबराल सर के लिए, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं कभी भी नहीं होती। और अब जरा दिल खोल करके तालियां बजाइएगा, क्योंकि अब एक ऐसे शख्स के लिए मैं तालियां बजवाने जा रही हूँ। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसकी सफलता में एक पुरुष का यानी कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे हस्बैंड को एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी आपको मेरी स्टोरी में पता चलेगा कि कैसे उनका हाथ है। आज मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और मेरी स्टोरी आपकी स्टोरी है, क्योंकि हम में से 90% लोगों की स्टोरी वही होती है जो आज मेरी है या मेरी थी और आज बदल गई, राइट? तो आप लोग आज की स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो कुछ मैं बोलने जा रही हूँ या जो कुछ आपको बताने जा रही हूँ, एक एक शब्द हमने जिया है और आज वो स्टोरी के रूप में आपके सामने आ रहा है, राइट? तो मेरा नाम जैसे कि स्लाइड पे दिख ही रहा है आपको, अंजू डबराल। और मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरा जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में। लोअर मिडिल क्लास का मतलब गरीब परिवार। मेरे पापा एक होटल में जॉब करते थे, वेटर की जॉब। हम लोग 4 भाई बहन थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्या होता है कि जैसे तैसे पढ़ाई हो ही जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे तो एक आदमी कमाने वाला, 4 बच्चे और वाइफ, पूरी फैमिली शहर में रहना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई। और जब दिक्कत आती है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो वहां पर मेरी मदर जो है ना, मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग मेरी मदर के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आज मेरी इंस्पिरेशन, अगर इस धरती पर कोई है तो वो मेरी मदर है। मेरी मदर ने उनको इतने लायक बनाया कि आज मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने खड़ी होकर के अपनी स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ। मेरी मदर शुरू से बहुत बोल्ड डिसीजन लेती थी और आज डेफिनेटली वो चीज मेरे अंदर भी आई है। तो मेरी मदर ने एक डिसीजन लिया। मेरी मदर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थी। उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी, और अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने अपने लिए जॉब ढूंढी। फैक्ट्री होती है ना, एक्सपोर्ट हाउसेस, एक्सपोर्ट हाउस में उन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत छोटी सैलरी मिलती थी, लेकिन ये था कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। तो वहां से थोड़े बहुत खर्चे मेंटेन होने लगे। धीरे धीरे हम बड़े हो रहे थे, और जैसे ही मैं लगभग 7th क्लास या 6th क्लास में आई, उस समय मेरी दीदी मुझसे लगभग 10 साल बड़ी है। तो मेरी दीदी की एज शादी की हो गई थी। तो मेरे पापा ने मेरी दीदी की शादी करी, और उस शादी को करने के लिए बहुत सारा कर्ज लिया। जो आम परिवार होते हैं ना, यानी कि गरीब परिवार, उनमें कोई भी इवेंट जब होता है ना तो सबसे पहले कर्जे लिए जाते हैं। तो हमारे घर में भी यही हुआ। मेरे पापा ने बहुत सारी जगह से कर्जा वर्जा ले लिया कि जैसे तैसे मेरी दीदी की शादी करी, और शादी करने के लगभग 1.5-2 साल के बाद मेरे पापा की जॉब छूट गई। अब आप सोच के देखिएगा, मेरे पापा की उम्र उस समय 50+ थी, यानी 55 के आसपास। और लाइफ का वो जो प्रीशियस टाइम होता है, यंग एज वाला, वो सारा का सारा टाइम उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया। और बाई चांस ऐसा हुआ कि जिस समय उनके बच्चों को और उनके परिवार को उस जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हम बड़े हो रहे थे, पढ़ाई के खर्चे थे, बहुत सारे खर्चे थे, दीदी की शादी हुई थी, कर्जा था, तो ये सारे खर्चे पूरे करने के लिए उस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जॉब आपके हाथ में कभी नहीं होती, राइट? तो वहां पर मेरे पापा की जॉब चली गई। पहले वहां स्ट्राइक हुई, और आपको बताऊं वो स्ट्राइक जो हुई थी ना, उसका फैसला आज तक नहीं हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है। मेरे पापा इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन वो केस आज भी चल रहा है। ऐसा होता है, राइट? पापा की जॉब चली गई तो घर में और ज्यादा क्राइसिस आ गए। मेरी मम्मी के ऊपर में सारा बर्डन आ गया। और जैसे तैसे मैंने 10th क्लास किया, और जैसे ही मैंने 10th क्लास किया तो मेरे पापा ने बोला कि अब बच्चों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी सी जिद्दी। मेरी मम्मी ने बोला जब तक मेरे बच्चे फेल नहीं होंगे तब तक मैं इनको पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी। मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो प्राइवेट स्कूल के खर्चे बेयर करना अब बस की बात नहीं थी। तो मेरी मम्मी मेरे स्कूल में गई, और स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल से बात की कि मुझे बच्चों की टीसी दे दो, क्योंकि मुझे इनको गवर्नमेंट स्कूल में डालना है।
लेकिन मेरे प्रिंसिपल मेरे मतलब मैम की फेवरेट थी और बहुत अच्छी थी पढ़ने में। तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि आप बच्चों की टीसी मत लेके जाओ क्योंकि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आप एक काम करना, आप अंजू को मेरे पास भेजना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, वो क्या चाहती है। तो मम्मी ने बोला ऑब्वियसली बात है वो स्कूल नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन हमारी मजबूरी है, अब हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मुझे बुलाया गया, मैं स्कूल गई, प्रिंसिपल से बात करी। 10th क्लास में पढ़ती थी मैं उस समय। अब आप सोच के देखिए 10th क्लास में बच्चा कितना बड़ा होता है। मैं आज सोचती हूँ मेरा बेटा आज 8th क्लास में पढ़ रहा है और बहुत ज्यादा समझ नहीं है उसके अंदर में, लेकिन मैं उसी एज लगभग 2 साल बाद 10th क्लास में पढ़ती थी और वहां गई। वहां जाकर के जब मैं प्रिंसिपल से मिली तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा आप स्कूल के लिए क्या कर सकते हो। पता नहीं छोटी बच्ची के दिमाग में क्या आया, मैंने बोला मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला ओके। हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट चलती थी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, सुबह 7 से 12:30 और 12 बजे से 5 बजे तक। तो उन्होंने मुझे बोला सेकंड शिफ्ट में सेकंड हाफ में आकर के आप छोटे बच्चों को पढ़ाना, इसके बदले में हम आपकी फीस नहीं लेंगे। तो सॉर्ट हो गई प्रॉब्लम, मेरे स्कूल की फीस माफ हो गई और मैं आगे पढ़ सकती थी। मैंने आगे पढ़ाई करना शुरू किया और आपको एक चीज बता दूं, 10th क्लास से लेकर आज तक मैं सेल्फ डिपेंड हूं, मैंने किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं कराया। मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब मेरे एग्जाम थे 12th क्लास के, उस दिन, कल मेरे पेपर है और आज तक मैंने पढ़ाया। उस दिन मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे बोला बेटा कल से तुम्हारे पेपर है, कल से तुम स्कूल मत आना। तो तब से मैंने बंद किया। उसके बाद जैसे ही मैंने 12th क्लास क्रॉस किया तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अब मुझे भी मेरे परिवार को सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैंने छोटी मोटी जैसी भी जॉब मिली जॉब करना स्टार्ट किया। हॉस्पिटल में रिसेप्शन की जॉब किया, कैश काउंटर के ऊपर में, और बहुत बार उसमें भी छोटी थी। तो जब जॉब मांगने जाती थी ना तो लोग बोलते थे कि आप तो बहुत छोटी हो, आपको जॉब नहीं मिल सकती। बहुत सारी जगह रिजेक्ट हुआ, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स आई मुझे, लेकिन ना सुनते 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 मुझे एक आदत पड़ गई थी कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तो जॉब देगा और मैं डेफिनेटली जॉब लूंगी और करूंगी। इसी तरीके से मैंने पहले हॉस्पिटल में जॉब किया। उसके बाद मुझे किसी ने एक C&F एजेंट के बारे में बताया जो कि जो बुक्स का काम करते थे। मैं वहां चली गई, मैंने वहां जॉब किया। उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन में मैंने जॉब किया। उसके बाद में मैं चली गई मारुति में और मैंने मारुति में जॉब किया। ये सब जॉब करते 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 इतने सारे इंटरव्यू देते देते मैं इतनी पक्की हो गई थी कि ना हाँ किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ में, वो आज भी मुझे कहती है कि तू मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये जो धक्के खाना है ना ये मुझे तूने सिखाया। मेरी स्कूल फ्रेंड है। तो इसी तरीके से लाइफ चल रही थी और पता नहीं, आपको पता नहीं होता कि आपकी लाइफ में कब कौन सा इंसिडेंस हो जाएगा, कौन सी चीजें आपकी लाइफ में कब आ जाएंगी। अचानक मेरे पापा क्योंकि घर पे रहते थे, देखो आदमी जब घर पे रहता है कमा नहीं पाता ना तो उसको बहुत सारी टेंशन होती है, चाहे वो मुंह से कुछ ना बोले लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। शायद ऐसी चीजें मेरे पापा के अंदर चलती रहती होंगी, और जब ऐसी चीजें चलती रहती हैं तो स्ट्रेस के कारण आप बीमार हो जाते हो। तो मेरे पापा बहुत बीमार रहने लगे, उनको सांस की प्रॉब्लम हो गई और उस समय तो हमारे पास में नॉन भी नहीं था, रेस्टो केयर भी नहीं था। मैं आज सोचती हूँ ये नॉनी और रेस्टो केयर अगर उस समय मुझे मिल जाते तो शायद मेरे पापा आज हमारे साथ होते। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि मेरे पापा को कैंसर हो गया और थ्रोट कैंसर हुआ था। पता चलने के 5 महीने के अंदर अंदर मेरे पापा इस दुनिया में नहीं गए। और जिस समय मेरे पापा की डेथ हुई उस समय हम बिल्कुल यंग एज में थे, मतलब तीनों भाई बहन, मेरे 2 भाई और हैं, एक मुझसे छोटा और एक मुझसे बड़ा है, तीनों हम लोग इस एज में थे कि हमारी शादी की जाए। और उस समय अगर आपके सर पे पिता का साया ना रहे, महीने महीने में मेरे पापा की डेथ हुई। और जब डेथ होती है तो मृत्यु भोज होता है, और उस मृत्यु भोज के टाइम पे मेरे एक भैया है, मेरी मौसी के बेटे, वो हमारे घर आए थे और वो पंडितचारी का काम करते हैं। तो वो हमारे घर आए तो मेरी मम्मी ने एक बात बोली, उस समय मैं कमाती थी, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना इसमें जब लड़कियां कमाती है ना तो बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि बेटी की कमाई खा रहे हैं, राइट। तो मेरी मम्मी ने मेरे भैया को बोला कि अब मैं इसकी शादी करूंगी तो तुम कोई लड़का देखो ठीक ठाक। और अच्छी बात यह है कि वो जो भैया है वो डबराल जी के जीजा थे।
तो उनके पॉकेट में एक फोटो रखा था पासपोर्ट साइज, उन्होंने झट से फोटो निकाला और मेरी मम्मी को बोला कि लड़का ये लो लड़का। पासपोर्ट साइज फोटो था और कि ये मेरा साला है, दिल्ली में रहता है और आप इससे बात कर सकते हो, शराब नहीं पीता और बढ़िया काम करता है, इसका बढ़िया काम चलता है। अब शराब नहीं पीता ये तो पहली क्वालिफिकेशन है ना लड़के के लिए, राइट। तो मेरे घर वाले, मेरी मम्मी को लगा कि ठीक है, लेकिन जैसे मैंने फोटो देखी तो मैंने बोला मर जाऊंगी लेकिन इस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। क्यों बोला था? क्योंकि जो वो फोटो था ना, एक तो पासपोर्ट साइज था, दूसरा उसमें डबरा जी इतने चबी लग रहे थे ना, मुझे ऐसे लग रहा था यार ये कहाँ है, ये मोटे आदमी से मेरी शादी करा रहे। उस समय मैं बहुत पतली हुआ करती थी, आप मत देखना, आप देख के आप सोचोगे तुम कौन सी पतली हो, तब मैं पतली थी, राइट। तो मैंने इनकी फोटो देखी और मैंने बोला नहीं नहीं यार इससे नहीं करेंगे। लेकिन जहां शादी होनी होती है, आपकी शादी वही होती है। बातचीत चली और मेरी डबराल जी से शादी हुई। और लेकिन शादी से पहले क्या होता है, लड़का लड़की मिलते हैं ना, तो हम भी मिले। और आजकल तो भैया मोबाइल का जमाना है, तब भी था, तो मोबाइल पे बातचीत हुई। डबराल जी ने मुझसे बोला कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। तो मैंने बोला कि मैं IAS RAS की तैयारी करना चाहती हूँ आगे। तब तक मैंने B.Ed कर लिया था और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और आगे मुझे ना बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह करनी है और अपना क्वालिफाई करना है। IAS या RAS का मैं एग्जाम फाइट करूंगी। तो डबराल जी ने मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में एक से बढ़कर एक कोचिंग सेंटर्स है, मैं कराऊंगा तुमको IAS, मैं कराऊंगा तुमको IAS। अब मैं पहली बात सुन के ही खुश हो गई, वाह लड़का तो बढ़िया है। दूसरी बात, मुझे एक चीज और पता चली कि डबराल जी अपना काम करते हैं और इनकी जो इनकम है वो बहुत बढ़िया है। तो डबराल जी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि तुम शादी के बाद क्या करना चाहती हो। तो मैंने इनसे बोला कि ऑब्वियसली बात है, मैंने B.Ed किया है तो मैं टीचिंग करूंगी, मैं जॉब करूंगी। तो डबराल जी ने मुझे बोला कि अगर तुम जॉब करोगी तो तुम कहाँ रहोगी, मतलब तुमको कहाँ जॉब मिलेगा। मैंने बोला जहां सरकार की मर्जी होगी वहां रहेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी अपने हाथ में नहीं होती, कहीं भी लगेगी वहां चली जाऊंगी। तो डबराल जी ने बोला तुम किसी और कोने में रहोगी, मैं किसी और कोने में रहूंगा, फिर शादी का क्या मतलब है। बात तो मुझे क्लिक करी, सही बोल रहे। लेकिन मैंने बोला नहीं यार जॉब तो मैं करूंगी। और सच बताऊं मैं आपको, दिल से मैं कह रही थी कि जॉब जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि शादी से पहले इतना स्ट्रगल, इतने जॉब, इतने धक्के में खा चुकी थी कि जॉब के नाम से ही मुझे नफरत हो गई थी। जैसे कि जॉब के लिए हम लोग बोलते हैं ना जूस ऑफ बॉडी, एक्चुअली जूस ऑफ बॉडी होता है, क्योंकि आप सुबह जाते हो रात जाते हो, कोई सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं जॉब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा इन केस कल को मेरा मन करे जॉब करने का तो पहले बोल देना चाहिए। तो मैंने बोल दिया था इनको, लेकिन दिल से करना नहीं चाहती। जैसे जैसे बातचीत हुई और हमारी शादी हो गई और शादी करके मैं दिल्ली आ गई। और जब मैं दिल्ली आई थी, क्योंकि डबराल जी ने मुझसे एक सवाल और पूछा था कि एक बात बताओ, तुम अगर जॉब करोगी तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। तो मैंने बोला 40-50 हजार रुपए मिलेंगे। तो इन्होंने बोला एक काम करना, ये 40-50 हजार रुपए हर महीना मुझसे ले लेना और लेकिन जॉब मत करना। आप बजा ताली और आएगी अपनी बात को। डबराल जी ने मुझसे बोला ये पैसे मुझसे ले लेना लेकिन जॉब मत करना। जैसे ही इन्होंने ये बात बोली ना, मेरा तो दिल जीत लिया इन्होंने। मैंने सोचा यार यही वो लड़का है जिसके सपने हर लड़की देखी, जो सफेद घोड़े पे बैठ के आता है, वो राजकुमार मिल गया, इसी से शादी करूंगी। दिल्ली विल्ली मैटर नहीं करता था उस समय, फिर मोटा पतला कुछ नहीं। जब एक्चुअली देखा तो ये मोटे नहीं थे, ये ठीक थे, लेकिन फोटो में मोटे लग रहे थे। तो मैंने कहा लड़का दिखने में भी ठीक ही है और बातें बहुत अच्छी करता है और ये पैसे कमाता है और मुझे खुश रखेगा। तो ये सोच करके मैंने डबराल जी से शादी करी और मैं डबराल जी के घर आ गई। और जब मैं इनके घर आई तो डबराल जी एक होटल चलाते थे, कुछ इस तरीके का सेटअप था। 19 लड़कों का स्टाफ था इनके पास में, ये एक होटल चलाते थे। इसके अलावा एक फास्ट फूड कॉर्नर खोला इन्होंने, एक कैंटीन थी इनके पास। तो मुझे लगा कि यार जो बोला था वो तो है, लड़का सही है, लड़का सेट है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। जब मैं घर आई तो घर आने के दूसरे दिन जब पग फेरा होता है ना, उस दिन सुबह सुबह पीसी सर, क्योंकि मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं, तो पीसी सर हमारे रूम में आए और उन्होंने मुझे बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। डिग्री, क्योंकि MA B.Ed हूँ तो डिग्री मांगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने डिग्री क्यों मांग रहे, क्या करेंगे, पहले देख के क्वालिफिकेशन देखनी थी तो शादी से पहले देख लेते।
तो उन्होंने बोला नहीं वो तुम्हारे लिए जॉब सर्च कर रहे हैं इसलिए तुम्हारी डिग्री मांग रहे। अब मेरा दिमाग खराब। शादी के दूसरे दिन आप मेरे लिए नौकरी ढूंढ रहे हो और आपने बोला था नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सोच के यही कि अब नौकरी वोकरी निकलनी, पति कमाएगा और मैं उड़ाऊंगी और बढ़िया वाली लाइफ होगी, ये सोच करके आपके घर आई थी और दूसरे दिन पता चला कि आप जॉब ढूंढ रहे हो मेरे लिए। मैंने भाई साहब को तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप पेपर दे दिए, लेकिन मैंने डबराल जी को पकड़ लिया और मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा है, मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान एक बहुत कल्चरल सिटी है, वहां पर ना लोग इस चीज को अच्छा नहीं मानते कि लड़की की शादी हुई और तुरंत से वो जॉब करने लग गए, तो 6 महीने से पहले मैं नौकरी नहीं करूंगी। मैंने ये बोला डबराल जी, तो डबराल जी ने बोला ठीक है तुम जब करना चाहो तब करना। इतनी लिबर्टी इन्होंने मुझे दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था हमारे रिश्तों में खिंचाव आ रहा था, क्योंकि मैं डबराल जी से जब पैसे मांगती थी ना तो डबराल जी के पास कभी मुझे देने के लिए पैसे नहीं होते थे, और जब मैं उनसे समय मांगती थी क्योंकि ये होटल चलाते थे तो ये सुबह 5 बजे चले जाते थे मंडी सब्जी लेने के लिए। उनके पास एक प्लेटिना बाइक थी, उसकी तो इन्होंने जान ले रखी थी, उसकी टंकी इतनी पिचकी हुई थी, उसके ऊपर सब्जी लाद लाद के इन्होंने उसकी जान ले रखी थी। तो उस प्लेटिना बाइक के ऊपर में भी कभी घुमाने नहीं ले जाते थे। तो मुझे एक चीज समझ में आई, यार ये सब बोल रहे थे, ये क्या बोलते हो, नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए। तो वहां पर मेरे को लगा कि यार ये तो दिक्कत हो रही है। और फिर जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते तो घर में क्या होता है, गृह युद्ध। तो हमारे घर में भी छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा हम लोग करने लग गए। मैं बार बार सुनाती थी तो कभी कभार वो भी जवाब दे देते थे। तो इस तरीके से बहुत स्ट्रगल में लाइफ चल रही थी और तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी, पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने तक मुझे उल्टियां होती थी और उल्टियां ऐसी होती थी कि मेरे गले में से खून आता था, इतनी उल्टियां होती थी। तो जैसे ही मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे दूसरी चीज ये भी पता चल गई कि डबराल जी के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है। अब आप सोच के देखो, एक लड़की कितने सपने सजाकर अपने पति के घर आती है और जब उसके सपने ऐसे टूटते हैं तो कैसा लगता है। डबराल जी ने मेरी शादी के दूसरे महीने में मेरी ज्वेलरियां बेच दी थी। जब मैं पहली बार अपने घर गई थी ना पग फेरे के बाद, तब उन्होंने मेरे कान के, मेरे रिंग्स वगैरह सब, मेरी शादी की, मेरे पास मेरी एंगेजमेंट की रिंग भी नहीं क्योंकि वो भी हमने बेच दी थी। वो बेच करके जैसे तैसे ये अपना खर्चा, अपनी दुकान का खर्चा चला रहे थे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना बाहर बिजनेस करना बहुत आसान होता है, लेकिन बाहर बिजनेस करना बहुत टफ होता है। मेरा मंगलसूत्र तक बेच दिया अपनी उस दुकान का किराया देने के लिए। मेरे पास में एक भी ऑर्नामेंट नहीं था। मैं जब राजस्थान जयपुर जाती थी अपने मायके में तो मैं नकली ज्वेलरी पहन के जाती थी। और राजस्थान में क्या है ना, लोग नई नई जो ब्राइड होती है ना बड़ा सज धज के रहती है, बड़े गहने वहने पहन के बढ़िया से रहती है। तो जब मैं जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि तू कैसे आ जाती है, तेरे को इतनी सारी चीजें चलती है, वो तो पहना कर कम से कम। तो मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं मम्मी को नहीं बताया कि सब कुछ बेच दिया है। मेरी बोलती थी मम्मी दिल्ली से यहाँ आने का रास्ता ऐसा है, लोग चोरी कर लेंगे, है ना, अगर किसी ने छीन लिया तो आप दोबारा बना के थोड़ी दोगे, इसलिए मैं पहन के नहीं आती। किसी को भी नहीं बताया कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना परेशान होती थी, इतना घुटती थी, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा था और मेरे साथ हो कुछ और रहा था। वहां पर तीसरा महीना जब मेरी प्रेगनेंसी का आया तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो डबराल जी से जब मेरी बात हुई तो मैंने डबराल जी को बोला और मैंने खुद के अंदर एक डिसीजन लिया कि मेरी मदर ने मेरे फादर को हेल्प किया था, तो डेफिनेटली आज मेरे हस्बैंड के ऊपर अगर मुसीबत आई है तो मैं हेल्प करूंगी और मैं इनका साथ दूंगी। दुनिया जब जॉब छोड़ के घर को वापस आती है ना, तब मैंने जॉब ज्वाइन किया प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत होते थे। मैंने अपने लिए खुद अखबार में देख करके जॉब ढूंढा क्योंकि मैं दिल्ली में किसी को जानती नहीं थी। और वहां जाकर के जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे बैक एंड का जॉब मिला। लेकिन जब मैं वहां जॉब करने के लिए गई तो मेरी जो सिटिंग थी वो बेसमेंट के अंदर थी और मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन पहले ही बहुत होते थे और हमारा जो वॉशरूम था वो सेकंड फ्लोर पर था। जैसे ही मैं वहां गई तो मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग गया, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी और मैं छुट्टी लेके घर आ गई पहले ही दिन। जब मैं दूसरे दिन ऑफिस गई ठीक ठाक होकर के तो मुझे ऑफिस में बुला लिया एचआर वाले कैबिन में और उन्होंने मुझे ये बोला कि हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आप पहले ही दिन वापस चले गए। अब मेरी जमीन खिसक गई पैरों में से। मुझे लगा बड़ी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली है और प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने ये बताया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
और अगर इस समय में और कहीं जॉब ढूंढती हूँ तो मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये वाला जो जॉब था ये मेरे घर के पास में था। तो मैंने जैसे तैसे उनको बोला कि सर कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे बोला अगर अब आपको जॉब करनी है तो आपको हमारे फ्रंट ऑफिस में बैठना पड़ेगा, रिसेप्शन की जॉब। देखिए मुझे एक तो जॉब पसंद नहीं थी, दूसरी बात मुझे रिसेप्शन की जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैंने वो जॉब एक्सेप्ट करा। 9 महीने प्रेगनेंसी के इतना बड़ा टमी लेकर के मैं फ्रंट ऑफिस में फ्रंट चेयर पे बैठती थी। बहुत बार तबीयत खराब होती थी, वहीं पे कुछ अपना देख करके थोड़ी देर बैठ गई। लोग भी बोलते थे कि यार, जब उनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे ऑफिस वालों को पहले पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, फिर से बोला कि आपने बताया नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो करके। तो मैंने बोला आपने पूछा भी क्यों? ऐसा कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है कि प्रेग्नेंट हो तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो मैंने वो जॉब कंटिन्यू करा, और वो जॉब करते करते मेरा बेटा हुआ। और मेरा बेटा जिस दिन हुआ था ना, उस दिन मेरी छुट्टी थी, यानी कि कोई छुट्टी नहीं ली थी उससे पहले। उस दिन मैं हॉस्पिटल में जाकर के रूटीन चेकअप के लिए गई थी और मेरा बेटा हो गया। जब मैं बेटा डिलीवरी हुई मेरी और उसके बाद वापस घर आई, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुना है आप लोगों ने? दिल्ली के अंदर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, द लग्जरियस हॉस्पिटल, उसके अंदर मेरी डिलीवरी हुई। और जब मैं वापस घर आई, उस समय में वो लग्जरी से था, बहुत अच्छी सुविधाएं मिली थी गवर्नमेंट ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब था, वो अच्छा था। वहां से जब मैं घर आई तो घर आने के तुरंत बाद सुबह डबराल जी ने मुझसे एक बात पूछी कि अंजू तुम ऑफिस वापस कब जाओगी? अब आप सोच के देखो, जिस समय आपकी डिलीवरी होती है आपके शरीर की हालत क्या होती है, आपको स्टिचेस लगे हुए हैं, आप बैठ नहीं पा रहे हो, और उस समय अगर आपके हस्बैंड ये पूछे कि आप जॉब पर वापस कब जाओगे तो कैसा फील होता है? मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा मैं आ गई।